हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यश गुप्ता जी, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2021 एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। वेलकम यश टू स्टडी आईक्यू। Thank you, ma'am. Lots and lots of congratulations to you. I'm sure the success is very special to you. आपने इस एग्जामिनेशन को अपने चौथे अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अब अच्छा लगता है ये एग्जाम, जैसे आप काफी मेहनत के बाद क्लियर करते हैं तो उसका जो फ्रूट होता है मतलब और अच्छा लगता है कि आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क आप काफी एफर्ट्स लगाते हैं इन चीजों में और फिर अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, रिलीव्ड फीलिंग आती है कि आप एग्जाम साइकिल से भी बाहर निकल गए, क्योंकि बहुत बार आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि आपका टारगेट अचीव नहीं होता, तो वो एक अच्छी फीलिंग है। बस एक रिलैक्स वाली जो फीलिंग होती है कि आपका ये एग्जाम निकल गया और अंदर से भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील आता है, वो भी डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बहुत ही होगा। वी कैन इमेजिन दैट, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी जैसे सेलिब्रेटेड एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है। यश, हम आपसे जानेंगे कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने अर्ली एजुकेशन के बारे में सबको बताएं। जैसा कि मैम आपने बताया कि मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपनी 10th और 12th आगरा में ही कंप्लीट करी थी और 2010 में मैं इंजीनियरिंग एग्जाम दिया मैंने 20 और मैं आईआईटी बीएचयू से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया 2014। 2014 के बाद से मैंने सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और अगले 3 से 4 साल मैंने कोई जॉब ना लेके सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दिया। मतलब उसमें एग्जाम में ज्यादा सफलता नहीं मिली सिविल सर्विस के एग्जाम में, तो मेरे दोस्तों ने बताया और मुझे भी खुद को पता चला कि आरबीआई एग्जाम होता है जो आपको सेम सिलेबस का और अच्छा खासा स्टेचर का एग्जाम है और इसमें अच्छा फैसिलिटीज रहता है और ये सब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप उसमें जो आप चाहते हैं सिविल सर्विस के थ्रू कि आप एक सिस्टम में एंटर करना चाहते हो, सिस्टम में कुछ चेंजेस या इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, वो आरबीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने 2017 में आरबीआई एग्जाम देना स्टार्ट किया और फिर मैं देता गया 17, 18, 19 और फिर ये 21 मेरा जो फोर्थ अटेम्प्ट है वो है। और पिछले साल मैंने ये प्रोग्राम भी चालू कर दिया, मतलब अपना एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंस में ये मैंने किया। यश, जिस तरीके से आप अपनी जर्नी को बता रहे थे, आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आपने कई सालों तक सिविल सर्विसेज की तैयारी की और फिर फाइनली आपका ग्रेड बी क्लियर हुआ। आई एम श्योर ये जर्नी जितनी ये सक्सेस जितना स्मूथ लगता है, जर्नी उतनी ही मुश्किल होगी। काफी संघर्ष भरी, हार्ड वर्क से भरी जर्नी है। यश, हम हाँ, आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, आरबीआई ग्रेड बी की जर्नी की। जैसा कि मैम आपने सही कहा कि आप जब आईआईटी से पास आउट होते हैं या किसी भी अच्छे कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया और आपके लिए एग्जाम्स बहुत आसान है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्स एक अलग चीज आती है, कंपटीशन एक अलग होता है और फिर वो बहुत उस दिन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने उस दिन कैसा प्रिपेयर किया। तो मैंने अपनी कोशिश हमेशा जारी रखी, मेरे को ये मालूम था कि आप कोशिश जारी रखिए, कभी ना कभी उसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन आपके अच्छे जाएंगे, कुछ दिन बुरे जाएंगे, बट आप एज अ ह्यूमन आपके पास और भी ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, आपको अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए आप कहाँ गलत कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जर्नी थी वो इसी से भरी हुई है कि आप कोशिश करे जा रहे हैं, कभी कभार नई सफलता मिलती है, आपको बुरा लगता है, एक स्वाभाविक है कि आप पूरी एफर्ट लगाने के बावजूद भी आपको नहीं मिलता रिजल्ट। बट फिर फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स आपको ये सपोर्ट करना चाहिए कि आपको जस्ट अपने फोकस लगाए सिर्फ एफर्ट्स पे। जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस, रिजल्ट्स आएंगे कभी नहीं आएंगे, और बस इसी की चाहत में आज फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ ये, क्योंकि मैंने पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन रखी। और नेगेटिविटी तो बहुत है, आप सोचेंगे तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, वो तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी नेगेटिव हो सकते हैं, बट यही फाइट है, आपको पॉजिटिव ही मेंटेन करना वेरी ट्रू यश, जिस तरीके से आप बयां कर रहे थे अपनी जर्नी को, नेगेटिविटी तो बहुत है बट पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी है और उस पॉजिटिविटी में ही है। आपकी सक्सेस छुपी है और आपको उस जो बड़ा सा सक्सेस का जो कुआं है उससे आपको अपनी सक्सेस निकालनी है। यश, Yes. मैं आगे चलती हूँ और बात करती हूँ सीधे जो स्ट्रैटेजी होती है आरबीआई ग्रेड बी Yeah. एग्जामिनेशन की, वो मैं चाहती हूँ आप हमारे सभी दर्शकों को समझाएं जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस एग्जामिनेशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैम आरबीआई ग्रेड बी 3 फेज में होता है। फेज 1 में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फेज 2 में आपका मेंस है और लास्ट फेज में आपका इंटरव्यू है। तो बेसिकली एग्जाम्स अराउंड 375 मार्क्स का है, मतलब मेंस और इंटरव्यू मिला के। मैं अभी प्रीलिम्स की बात करता हूँ जो फेज 1 है। तो फेज 1 आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 80 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस आता है।
जनरल अवेयरनेस में आपका स्कीम्स हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या फिर आपके कुछ रीसेंट इवेंट्स हो गए बैंकिंग रिलेटेड, इकोनॉमिक फाइनेंस रिलेटेड न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हो गई। तो जो बेसिक जी आप सारे एग्जाम्स में पढ़ते हैं, बैंकिंग के सारे एग्जाम से, वो बेसिकली आता है 80 मार्क्स का। उसके अलावा फिर आपका एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड में आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। रीजनिंग आपका ज्यादा मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स के करीब आपका रीजनिंग आता है, और 30 मार्क्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 30 मार्क्स आपका इंग्लिश। तो ये आपको 200 मार्क्स का पेपर है, आपको 2 घंटे में आपको टाइम मिलता है, और उसमें आपको करना होता है। और इसमें आपका एक ओवरऑल कट ऑफ निकलता है और एक सेक्शनल कट ऑफ निकलता है। ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ले पर सेक्शनल ना क्लियर कर पाए, तो सब आपको सारे कट ऑफ क्लियर करनी, सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल। ओवरऑल और करीब वैकेंसी का 12 या 13 गुना ये लोग आरबीआई वाले लेते हैं प्रीलिम्स में। और फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया, मेंस एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का है आपका। तो मेंस एग्जामिनेशन 3 पेपर होते हैं, और एक पेपर है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको बेसिकली 300 वर्ड के अराउंड एस्से लिखना होता है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें आपको आंसर लिखने होते हैं, और उसमें तीसरा पार्ट होता है प्रिसी राइटिंग। एक आपको प्रिसाइज कर ले, एक कंटेंट दे रखा होगा, उसको आपको प्रिसाइजली लिखना होता है। तो इसके लिए आपको एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। उसके अलावा दो पेपर है, जिसमें एक है ईएसआई का पेपर, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। उसमें बेसिकली 2 पार्ट हैं। 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अब ईएसआई से, जो ईएसआई के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। सेम एफएम का पेपर होता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये देखा जाएगा कि टोटल 300 नंबर में से 100 नंबर हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के, 100 नंबर हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के, जिसमें आपको टेक्निकल आंसर करने, और 100 नंबर आपके इंग्लिश के। जो ये क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू स्टेज आता है, वो अराउंड 75 मार्क्स का होता है। तो वो इंटरव्यू 15 से 20 मिनट का होता है, और उसमें अभी प्रेजेंटली 2021 में, अर्लियर ऐसा नहीं होता था, 2021 में 3 पैनल थे। तो इंटरव्यू काफी फास्ट हो गए। अर्लियर 2021 से पहले एक ही पैनल इंटरव्यू लेता था। तो अब ये एक प्रोसेस है पूरा इसका आरबीआई। यश, आपने एक ओवरव्यू दे दिया, एक बहुत ही डिटेल ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है और पैटर्न किस तरीके से होता है। यश, मैं जानूंगी अभी कि किस तरीके से जो मेंस की तैयारी होती है, डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन को अपना हमेशा एक प्लान बी मान के चलते हैं। अगर वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से दोनों एग्जामिनेशन में सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न सिलेबस काफी मिलता जुलता है। यस मैम, आपने सही कहा कि पैटर्न सिलेबस काफी मिलता जुलता है। तो इसमें जैसे अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो आप बेसिकली काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। आप पॉलिटी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। बस आरबीआई में क्या है कि थोड़ा सा आपको इकोनॉमी थोड़ा एक स्टेप अहेड जाना है। इतना भी नहीं कि आप एक एमए इन इकोनॉमिक्स कर ली, इतना भी नहीं पूछते हैं। हल्का सा एक स्टेप आगे है। वो बेसिकली आप अगर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर ले लीजिए, या बिजनेस स्टैंडर्ड है, या लाइव मिंट है, ये जितने भी बिजनेस न्यूज़पेपर निकलते हैं, उसमें से काफी सारा आपका कवर हो जाता है। तो अगर यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर उनको लगता है कि उनको आरबीआई देना चाहिए, उनको अपने ही पूरे पढ़ाई के कोर्स में उस एक बिजनेस न्यूज़पेपर ऐड करना है, वो काफी है। अगर वो बस एक बिजनेस न्यूज़पेपर ऐड कर ले अपनी पढ़ाई के जो अपने पढ़ते हैं, तो उनका आरबीआई का प्रिपरेशन भी काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करते ही हैं, और काफी सारा सिलेबस मैच खाता है। बस थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स अपने इम्प्रूव कर लें, वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपके डे बाय ग्रेजुअली बिजनेस न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाएंगे। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एस्पिरेंट्स को हमेशा पता तो होता है प्लान बी, आरबीआई ग्रेड बी एक पोटेंशियल प्लान भी हो सकता है, लेकिन कैसे अप्रोच करना है, डिमांड क्या है इस एग्जामिनेशन की, वहां पे शायद कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो यश, आई एम श्योर ये आपकी जो बातें, इट्स गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। यश, मैं चलती हूँ, और इस एग्जामिनेशन में जो मेंस का पैटर्न है, जो एग्जाम 3 पेपर्स होते हैं और तीनों एक ही दिन में होते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो जो अलग अलग पेपर है उसको कैसे टैकल करना है, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है। यस मैम, जैसे मैं बताया कि मैम ये एक दिन ही है, एक दिन ही आपको पूरा मेंस एग्जामिनेशन होगा। अगर मैं घंटों के बारे में हिसाब से बताऊं, तो 2 घंटे आपका ईएसआई का पेपर चलेगा, 2 घंटे आपका एफएम का पेपर चलेगा, और 1.5 घंटा आपका इंग्लिश का पेपर चलेगा। तो टोटल 5.5 घंटे का आपको एक ही दिन देने। और ये सारे आपको टाइप करने हैं, कीबोर्ड आपको दिया जाएगा सेंटर में, आईबीपीएस के जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं
उसमें आपको आंसर टाइप करने हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे आपको करना है, तो उसको आपको पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, उसमें से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने इंश्योर किया था कि जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स मेंशन्ड है, कुछ 500 या 1000 वर्ड का कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी हो उनके ऊपर। कंटेंट में जैसे आप व्हाट एग्जैक्टली, मतलब जो व्हाट होता है, व्हाट का जो क्वेश्चन है कि एक्चुअली है क्या ये, उसके बाद इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, और आरबीआई या सरकार क्या कर रही है इनको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप ऐसे एक स्ट्रक्चर में हर टॉपिक पे कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हर एक टॉपिक जो भी आ सकता, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप आसानी से उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। आपको आरबीआई चाहता है कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 600 वर्ड लिखिए, और ये सिर्फ आपको 90 मिनट मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 600 वर्ड के 2 क्वेश्चन और 400 वर्ड के 2 क्वेश्चन। तो काफी आपके लिए स्ट्रेनस हो सकता है, काफी आपके लिए भारी हो सकता है, आपको इसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए एक ऑलरेडी कंटेंट प्रिपेयर कर दिया था, एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर दिया था। बॉडी में आपको एक सब हेडिंग्स लिखनी चाहिए। जब जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप एक सब हेडिंग के साथ लिखिए, ताकि जल्दी जो एग्जामिनर है वो जल्दी आंसर चेक कर ले आपका और ज्यादा नंबर दे दे आपको। और जो आपको कंक्लूजन है उसमें आपको एक फ्यूचर ओरिएंटेशन देनी चाहिए हमेशा, कि अगर कुछ भी चीज है तो आप 5 साल बाद की बात करिए। जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक टारगेट है, भारत सरकार बहुत सारे टारगेट सेट करती है, तो आपको वो पहले से बिफोर हैंड नोट कर लेनी चाहिए कि क्या क्या टारगेट सेट है। 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या 2025 की इकोनॉमी के लिए गोल्स हैं। तो ऐसे गोल्स आप अपने कंक्लूजन के लिए तैयार करिए। इंट्रोडक्शन के लिए आप डेफिनेशन तैयार करिए, हर टॉपिक की डेफिनेशन आपके पास हो, और बॉडी में आप सब हेडिंग्स के साथ लिखेगा तो आपके नंबर जरूर ज्यादा आएंगे। यश, आपने बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताई कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लीजिए पहले से ही, और किस तरीके से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर करना है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को इंक्लूड करना हो, चाहे इंट्रोडक्शन को यस, बहुत ही अच्छे से फ्लावरी लाइंस में रिप्रेजेंट करना हो। यश, ये आपका यस मैम। 4th अटेम्प्ट था आरबीआई ग्रेड बी में। ओवर द इयर्स आपने क्या इम्प्रूवमेंट की अपने सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में? और इस बार तो थोड़ा पैटर्न भी बदला है, अगर हम 2021 की बात करें तो किस तरीके से जो गलतियां हैं उसको अब्सॉर्ब की और उसको अच्छे से अलग दूसरे अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया? मैंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम लोग सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं, और फेलियर्स जो आपका रीजन होता है फेलियर्स का, वो डिस्कस नहीं हो पाता। तो बेसिकली मैंने जो थोड़ी गलतियां करी वो करी प्रीलिम्स के पेपर में। मैंने जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जनरली लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि एग्जाम में जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पता है तो एग्जाम सॉल्व कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। ये मेरे साथ, मैंने भी थोड़ी कम प्रैक्टिस करी। एक्चुअली द डिफरेंस इज प्रैक्टिस। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में और जो नहीं होते, उनका डिफरेंस आता है प्रैक्टिस का। तो जो मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे लगा ठीक है मुझे आता है, मैंने पढ़ लिया है, ये मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, मैंने ये वाला वीडियो देख लिया, उस सर का टीचर का वीडियो देख लिया, उस सर का वीडियो देख लिया, पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो वो जो प्रैक्टिस एक जो सेशन था, वो एक कारण रहा कि मुझे काफी टाइम लग गया। और मैं तो अगर आपकी वीडियो के थ्रू जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप प्रैक्टिस करिए। इक्वल एक इज्जत दीजिए पेपर को, प्रीलिम्स के पेपर को खासकर। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, उतना इम्प्रूव होगा। उसकी कोई लिमिट नहीं है, उतना ही आप फास्ट कर सकते हैं, और जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना आप पे कम प्रेशर रहेगा, फिर आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। यश, अभी आपने टाइमिंग की इंपॉर्टेंस को मेंशन किया। मैं आपसे टाइमिंग की ही इंपॉर्टेंस पर बात करना चाहती हूँ। जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की भी बात कर लें तो बहुत यस कम मैम। समय रहता है, और जो शब्द की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो आप यस कैसे मैम। एक अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं? अच्छे आंसर भी लिखना है और उतने कम समय में। यस मैम। मैम आपने बात सही करी, क्योंकि करीब अगर देखा जाए तो आपको 2000 वर्ड लिखने हैं 90 मिनट में। अगर आप पर मिनट का एवरेज निकालें तो वो करीब 20 से 23 वर्ड निकलेगा। तो 20 से 23 वर्ड आपको अच्छे वर्ड लिखने हैं 1 मिनट में। तो उसका एक कारण क्या है कि आप पहले से काफी सारी चीजें प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने हर टॉपिक का ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। तो अगर आप पहले से ही उसको याद रखें, प्रिपेयर कर लें, तो आपके जल्दी आपका आउटपुट होता है। अगर आप वहां बैठ के सोचे कि मैं क्या लिखूंगा, क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, तो आप काफी समय वहां बर्बाद कर देते हैं, फिर आप उतने वर्ड में आंसर नहीं दे पाते। तो यही आपकी प्रैक्टिस है कि आप बिफोर हैंड जाके पहले से काफी सारी ऑलरेडी प्रिपेयर कर लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन रहेगा, अगर ये टॉपिक पूछा तो मैं ये डेटा डाल के आऊंगा। जनरली क्या होता है, आप डेटा रटते हैं, आप डेटा भी अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं डेटा, तो आप जब उनको लिखते हैं डेटा, तो वर्ड्स भी पूरे हो जाते हैं और टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि आपने डेटा डाला है। तो जो
एग्जामिनर होता है उससे भी अच्छा। तो डेटा से आप अपना कवर कर सकते हैं, जितना डेटा आप लर्न करके चले जाए पहले से ही, और फिर वो आप आंसर में प्रोड्यूस कर दीजिए। आपका समय कम लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। ज्यादा दिन आप कुछ भी लाइनें लिख रहे हैं, फ्लावरी लाइन्स लिख रहे हैं, वो अब मतलब की नहीं है कि आप कुछ भी लाइन बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी डेटा चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए तो एग्जामिनर पे बहुत सारी कॉपीज हैं, करीब 3,500 कॉपी उनको चेक करनी है। और जब उनको कुछ डेटा दिखता है तो नंबर फॉर्म में दिखता है, वो नंबर फॉर्म एक अलग दिखता है। तो उनको, अगर वो जल्दी-जल्दी भी चेक कर रहे हैं, तो वो आपको समझ जाएँगे, अच्छा यहाँ नंबर दिखाई दे रहा है, मेरे को यहाँ कुछ डेटा लिखा है। इसी तरीके से सब हेडिंग्स का, जैसे मैंने पहले बोला, क्योंकि एग्ज़ामिनर पे उतना टाइम नहीं रहता कि सारे कंटेंट पढ़ें। वो सब हेडिंग्स देख लेते हैं कि हाँ, अच्छा इसको ये बात है, तो उसको मान लो मैं कि आगे भी क्या लिखा होगा, उनको आइडिया लग जाता है कि मैं आगे भी यही लिखा होगा। तो बेसिकली आप अगर ये चीज़ें ट्रिक्स यूज़ करेंगे, तो आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कम समय में ज़्यादा वर्ड्स आप लिख सकते वेरी ट्रू। और जो भी एस्पिरेंट्स है आरबीआई ग्रेड बी की, उनको ये चीज अपने ट्रिक अब्सॉर्ब करनी है अपने पूरे प्रिपरेशन में, एंड आई एम श्योर जिस तरीके से इट हैज वर्क फॉर यश, इट इज गोइंग टू हेल्प फॉर यू एज वेल। यश, किस तरीके से स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? मैम, स्टडी आईक्यू के जनरल जो अवेयरनेस वीडियोज़ होते हैं, वो हेल्प करते हैं आपके आपके जनरल अवेयरनेस में। आप जैसे, अगर आप कई बार क्या होता है कि आप अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, तो आप वीडियोस देख लीजिए। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ये वीडियोस सुन सकते हैं अच्छे से, आपको एक कंटेंट का एक अच्छा आइडिया लग सकता है। तो ये आपको एक बेस बनाता है, फिर आप उस पे वर्क करिए। एक अगर आपका बेस तैयार हो जाए तो फिर फाउंडेशन, अगर आप जैसे बोलते हैं फाउंडेशन तैयार हो जाए तो इमारत भी अच्छी आएगी। तो वैसे ही स्टडी आईक्यू का भी रोल रहता है कि अगर आप ऐसे वीडियोस में देखिएगा, तो फिर आप अपना सर्च करिए। अपना आप खुद खुद भी करना है, ऐसा नहीं कि आपको कोई चैनल आपको पूरा पढ़ा देगा। आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बट बेस है आपके पास, आप उस पे बनाइए, आप उस पे वर्क करिए। तो ये एक रोल है। Yes, we are very happy to hear your words. Ki, we have helped you to build your foundation. So we are very glad and very proud of you, of your achievement. Yash, thank you so much for joining us in this interview session. Chalte chalte, if थैंक you want to give some tips, suggestions to all the aspirants. यू। यस, एस्पिरेंट्स के लिए यही टिप है कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स की चीज हो, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो इंटरव्यू की हो। जनरली आप सिर्फ सुनते हैं, आप आउटपुट देना नहीं चाहते, क्योंकि आउटपुट देना इज वेरी डिफिकल्ट। जब मैं कह रहा हूँ कि आप सुनते हैं, यानी आप सिर्फ पढ़ते हैं चीजों को, या आप अखबार भी पढ़ लेंगे, चलो आप कहते हैं मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहा हूँ, पर आप उन चीज को अप्लाई नहीं करते। तो जब आप उन चीज को अप्लाई नहीं करते, तो आपका वो पढ़ना भी निरर्थक जाता है, उसका कोई तो फायदा नहीं होता। ये हर एग्जाम्स के लिए, ये नॉट फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ये यूपीएससी के लिए भी वैलिड है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, सब में वैलिड है कि जनरली स्टूडेंट्स एक कंफर्टेबल फील करता है लर्निंग में, कि चलो मैं सीख लेता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट है, सीखने को इनफाइनाइट है। नॉलेज, आप कोई लिमिट नहीं है कि ये आप बच्चे नहीं रहे कि आपकी एक किताब पढ़नी है। आप कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप सब पढ़ने बैठ जाते हैं। जब सब पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस को टाइम नहीं देते, और वही मेन डिफरेंस हो जाता है। जो बच्चा प्रैक्टिस को टाइम देगा, वो एग्जाम देगा। Thank you so much, Yash, for speaking to us. और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम की, आई एम श्योर your words are going to help a lot of other aspirants also. So thank you very much and all the very best. थैंक यू मैम।